वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में बहस आज इस पर हो रही है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से कांग्रेस को दिक्कत है या फिर जो उसकी बढ़ती हुई ताकत है जिसने कांग्रेस की चूलों को हिला दिया है उससे दिक्कत है। क्योंकि आज हरियाणा में एक ऐसा आदेश हरियाणा सरकार ने पास किया है जिसके तहत जो 40 साल से स्वयंसेवक संघ में सरकारी कर्मचारियों के जाने पर बैन लगा था, उसकी कार्यक्रमों में गतिविधियों में शामिल होने पर बैन लगा था, उसको खट्टर सरकार ने आज हटा दिया है और अब सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है और उसी पर इसलिए आज हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। नेहा शालीन दुआ है भारतीय जनता पार्टी से, साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ केवल ढींगरा साहब है, राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर धनोज कुमार है राजनीतिक विश्लेषक। मैं धनोज कुमार के पास पहले जाना चाहूंगा, मैं ढींगरा साहब से जवाब लूंगा शालीन दुआ जी के जो सवाल है। ढींगरा साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन धनोज कुमार को बोलने का मौका नहीं मिला है। जी धनोज कुमार कुछ कह रहे थे आप ब्रेक से पहले, बोलिए। सुनील जी, मेरा सवाल ये है जी। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो परिवार है, मेंबर है जी वो भारतीय है, जी आज से नहीं जी। गुलामियों से। ढींगरा साहब ने एक बात कहा था जी। मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ जी कि हेड गवार साहब कांग्रेस में थे फिर अलग हो जी। गए। अरे जो पहले कांग्रेस उसमें उस टाइम की क्या परिवेश था सबको पता है। जो इतिहास जानते हैं वो भली भांति जानते हैं कि पहले के जो जितने लोग थे वो सब के सब जिसकी बात आज आप करते वो सब अपने स्वाभिमान के प्रति जिंदा थे। उनको लगता था कि मैं देश को आजाद कराऊंगा, लेकिन मुझ जैसे न जाने कितने नौजवान अंग्रेजों को मारते मारते कम कर दिया गया, उसकी आज गिनती नहीं हो रही है। तो हेड गवार जी अलग बना दिए और आरएसएस में कौन आया? सिर्फ हिंदू। मैं आज आपको बेबाकी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ। आरएसएस हिंदुस्तानी है, आरएसएस में हिंदू थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आरएसएस पर बैन लगा। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है सुनील जी कि आरएसएस पर बैन क्यों लगा, और बैन लगाने का नतीजा आज कहीं न कहीं अंदर अंदर कांग्रेस पछता रही होगी, क्योंकि कांग्रेस को भली भांति पता है। आज कांग्रेस को यह जान गई है कि कांग्रेस में हिंदू का वही आदमी है जो कांग्रेस में पद पर है। बाकी कोई हिंदू कांग्रेस को पसंद नहीं करता आज के डेट में। सिर्फ वही हिंदू पसंद करता है जो पद के लालच में है, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव महासचिव जैसे ढींगरा साहब आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। ढींगरा साहब के पद से हटा दे तो ये भी कांग्रेस से नफरत करने लगेंगे। तो देश का तमाम हिंदू आज वन साइडेड बीजेपी को प्यार करते हैं, आरएसएस को प्यार करते हैं। और एक दिन कि आरएसएस पूर्णतः, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आरएसएस ही होगा जो पूरे विश्व में भारत को विश्व ग्रुप बनाने का कर्तव्य निर्वाह करेगा। क्योंकि आज सिर्फ हालांकि है, जिस दिन तालिबान की तरह हाथ में AK-47 उठा लिया आरएसएस, तो दिन पूरे विश्व पर भारत का कब्जा होगा। मैं आज आपको बता दूं, कांग्रेस को सोचना चाहिए बात कि लाठी से इतना डर लगता है, तो जिस दिन AK-47 होगा हाथ में, जिस दिन राइफल हाथ में होगा आरएसएस के, उस दिन क्या होगा? इसलिए नहीं तो धनोज कुमार, क्या आपको लगता है कि आरएसएस को मतलब AK-47 उठानी चाहिए हाथ में? आरएसएस जितना राष्ट्रभक्त है जी उतना कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। जी आरएसएस की राष्ट्रभक्ति जिस पर जी धनोज कुमार मैं आ रहा हूँ आपके पास। ढींगरा साहब हंस रहे थे। ढींगरा साहब आपकी हंसी की क्या वजह है? मतलब आप बताइए, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सिर्फ हिंदू है, उस वजह से हंस रहे हैं आप। क्या हंसी की वजह क्या है? काला पानी में जी काला पानी की सजा जिस तरह से होगा जी जी बता दे जिसे मेरे बाप दादा ने। धनोज कुमार जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। धनोज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। ढींगरा जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। ढींगरा जी कुछ कह रहे हैं। धनोज जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। खानदान के लोग ने जी कि मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों से लड़ते हुए गोली खाया, लेकिन मैं जवाहरलाल नेहरू कभी एक गोली तो छोड़िए, सिर्फ वो क्या करते थे सबको पता है जी। उनकी क्या थी मनोदशा। ढींगरा जी शायद मोबाइल का स्पीकर आपने ऑन किया है तो आपकी आवाज ढंग से आ नहीं पाएगी। ढींगरा जी ये बात सबको पता है जी। मैं धनोज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। धनोज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। ढींगरा जी कुछ कह रहे हैं। नहीं धनोज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। देखिए आपने कहा था ढींगरा साहब आपके बीच में बोल रहे थे, मैंने रोका था उनको। अब ढींगरा साहब की बारी है। धनोज जी तो कांग्रेस से आरएसएस को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जी जो मनोहर लाल खट्टर को मैं आज
कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जी। और कहना चाहता हूँ कि आरएसएस को सम्मान करना सीखिए और जिस तरह से उन्होंने देर कर दिया ये हटाने के लिए, इनको पहले हटा देना जी। चाहिए। और अभी भी मैं बता दूं, वो वक्त दूर नहीं, आरएसएस का एक एक आदमी बड़े बड़े पद पर बैठा हुआ आपको मिलेगा और एक दिन आरएसएस का प्रधानमंत्री भी होगा जो आरएसएस में रहा हो और आरएसएस को मानता हो। अरे मोदी जी तो थोड़ा आपको भी इज्जत दे रहे हैं, मोदी जी तो आपको भी इज्जत दे रहे भाई साहब। कांग्रेस को भी जल के एक दिन आएगा कि आरएसएस का लोग होंगे और कांग्रेस नजर नहीं आएगा। मैं आपको ये बता जी जी जी। अब ढींगरा जी से जवाब ले लेते हैं। धनोज जी, ढींगरा जी से जवाब। हाँ ढींगरा जी बोलिए। ऐसा है, कांग्रेस में किसी चूल्हे चाले हिलाने से नहीं डरती है। और आपको ये बताना चाहता हूँ मैं, 2019 के बाद बीजेपी की चूल्हे हिल गई है। और आपको ये बता देता हूँ कौन कौन सी स्टेट में, गोवा में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें आई सर आपकी? पश्चिम बंगाल चुनाव में कितनी सीटें आई आपकी? चूल्हे हिल गई भारतीय जनता पार्टी की। सर आपकी पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें आई? पश्चिम बंगाल चुनाव में कितनी सीटें जीती आपने? ये सारी स्टेटों के अंदर बीजेपी की चूल्हे हिल चुकी है। अरे ढींगरा जी, आप कहाँ इन स्टेटों में, ये तो बताइए। आप दूसरे की ताकत के पीछे खुश हो रहे हैं, आप कहाँ हैं इन स्टेटों में? जी लिस्ट में बोलूंगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। जी बोलिए बोलिए। जी आप बीच में मत बोले। जी इनकी चूल्हे, मैं आपको 9 स्टेटों के नाम गिना देता हूँ। जी इनकी चूल्हे हिल चुकी है बीजेपी और आरएसएस की। हाँ। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अगर इसमें नहीं चूल्हे हिली, केरल में भी हाँ। और अगर इसमें नहीं चूल्हे हिली तो अभी ध्यान से अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। इनकी चूल्हे हिल चुकी है। दूसरी बात और बताता हूँ, इनकी चूल्हे हिलेंगी, लेकिन ये हमारे सारे लोग जितने भी है आरएसएस वाले, ये भारत के लोग हैं। हम इनको धन्यवाद करते हैं कि ये किसी को जो कह रहे हैं ना, हम इनको ये कर देंगे, हम सारे कांग्रेस को मुक्त कर देंगे, हम ये मुक्त कर देंगे। भाई साहब, हम भारतीय हैं, हिंदू भी हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जो है वो भारत में सदा से चली आई, सदा से चलती रहेगी। आप लोग जितना मर्जी देश को तोड़ने की कोशिश कर लो, देश टूटेगा नहीं। आपके गोली चलाने से, गोडसे को लाने से और गांधी से गोली चलाने से भी देश नहीं टूटेगा। जितना मर्जी जोर लगा लीजिए। आप लोग कट्टरवादी लोग हो, आप कट्टरवादी बात करते हो, आप लोग एक सिस्टम की बात करते हो, आप लोग भारतवासियों की बात नहीं करते हो। भारतवासियों की अगर बात करते हो तो जी जी जी। मैं नेहा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ढींगरा साहब ने कुछ सवाल उठाए। ढींगरा साहब तथ्यों पर बात कर लेते थोड़ा। ढींगरा साहब तथ्यों पर थोड़ा बात कर ले। बात तो सुन लीजिए। आपने कहा कि कुछ राज्यों के नाम गिनाए। अरे ढींगरा साहब सुन लीजिए, ढींगरा साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए ढींगरा साहब, आपने कुछ राज्यों के नाम गिनाए। अरे ढींगरा साहब सुन लीजिए। एक मिनट धनोज साहब, नेहा शालिंदुआ जी, मैं आ रहा हूँ, आपके पास जवाब लेता हूँ। ढींगरा साहब से कुछ मेरे सवाल है। ढींगरा साहब ने कुछ राज्यों के नाम गिनाए, उसमें उन्होंने तमिलनाडु, केरल के नाम गिना दिए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी की कब सरकारें रही है जब चूल्हे हिल गई। इन्होंने कहा मध्य प्रदेश में बीजेपी की चूल्हे हिल गई। ढींगरा साहब, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चूल्हे हिलाकर बीजेपी की सरकार बनी है दोबारा, आपके साथ जानकारी नहीं है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप पता नहीं है कहां से डेटा ले आते हैं, कहां से ज्ञान ले आते हैं। आप कह रहे इन राज्यों में बीजेपी की चूल्हे हिल गई, आप इसी में खुश हो जाते हैं। अरे सर, कहां तेनालीराम के हसीन सपने देखने लग जाते हैं आप, इसी में खुश हो जाते हैं आप। जमीनी स्तर पर आपको पता ही नहीं है। पश्चिम बंगाल चुनाव में कितनी सीटें जीती आपने बताइए? पश्चिम बंगाल चुनाव में कितनी सीटें मिली कांग्रेस को? आप खुश हो रहे, चूल्हे हिल गई। चलिए ढींगरा साहब, आप खुश होइए, ऐसे ही खुश है कांग्रेस, ऐसी ही खुश है, धरातल पे है ही नहीं, खुश हो जा रही है। मैं नेहा शालिनी जी कुछ कह रही है, बोलिए नेहा जी। जी ढींगरा जी, थोड़ा सा ढींगरा जी का फेडर मुझे डाउन करना पड़ेगा। ढींगरा जी प्लीज सुन लीजिए। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, अभी और मौका दूंगा आपको। नेहा जी बोलिए। मुझे सिर्फ कांग्रेस के जो प्रवक्ता ये बता दें कि इन्होंने आरएसएस पे संघ दिया प्रतिबंध, इन्होंने बैन किया। हमेशा जब भी कांग्रेस आई उन्होंने संघ को प्रतिबंध किया, के ऊपर बैन लगाया। इन्होंने पीएफआई जैसे जो वाकई में आतंकी संगठन है उनपे कभी बैन नहीं किया।
गया। ये सब हमें क्यों करना पड़ा? अगर ये करके जाते तो जो आतंकवादी है संगठन वो इतने पनपते ही नहीं हिंदुस्तान पे, ना हिंदुस्तानियों को आज जो कश्मीर का हालत है तो ये पता है इसको धारा 370 जो देन है कांग्रेस वालों की ही देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन है। तो ये लोग तो बोले ही ना, तो 60 साल में इन लोगों ने ना तो धारा 370 हटाई, जो हम कहते आए कि कश्मीर जो है हमारा अभिन्न अंग है, इन लोगों ने तो कश्मीर को काट के प्लेट में सजा के दे दिया था अलगाव वासियों को। तो ये लोग तो बात ये देशभक्त नहीं है, ये सिर्फ सब चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को इसी कारण हमारे हिंदुस्तान के 2 हिस्से हुए, इसीलिए पाकिस्तान। चलिए नेहा जी ने जो सवाल उठाया मैं कांग्रेस से जवाब लूंगा। मैं राजेश जोहरी जी के पास जाना चाहूंगा, बहुत लंबे वक्त से मैं आता हूं, दोनों के पास आता हूं। राजेश जी, मैं फिर वही सवाल पूछूंगा क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप मध्य प्रदेश से भी है, वहां पर सरकारी अफसर जो जाते रहते हैं, हो सकता है राहुल गांधी जी कांग्रेस के कह चुके हैं कि भैया यहाँ पर नफरत की पाठशाला है, स्वयंसेवक संघ में नफरत सिखाई जाती है, तो वहां पर भी सरकारी कर्मचारी जाते हैं, तो वहां पर कुछ इसका दुष्परिणाम देखने को मिला है कि सरकारी कर्मचारी संघ की शाखा में गए, उसके बाद लाठी सीख के आए, वो कई दंगा उन्होंने कर दिया हो, कई किसी को पीट दिया हो, ऐसी कई घटनाएं घटी हैं मध्य प्रदेश में? ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि शाखा से जो लाठी सीख के आए और उस लाठी से उन्होंने जिस ऑफिस में काम कर रहे थे वह अपने बॉस को लाठी से मारा, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया, पहली बात। जी। दूसरी बात ये है कि लातूर का भूकंप, भुज का भूकंप और सुनामी के समय 2004 में जो आई थी, ये तीनों को बड़े करीब से हम अपने अखबार की तरफ से कवर करने का हमें मौका मिला था। उसमें कोई सेवा दल नहीं था, न पुलिस नहीं थी, फौज नहीं थी। आपको शुरुआत के जो 4-5 दिन थे, जब लाशें सड़ रही थी, जब स्मेल आ रही थी, तब हम वहां गए थे, तो हमने देखा निक्कर पहने हुए कुछ लोग मिले और उन लोगों ने क्या हुआ कि फिर कुछ रिश्तेदार भी आ गए जिनकी डेथ हुई थी, तो किसी ने कहा कि ये मैं मुस्लिम है, तो मुस्लिम विधि से उसका मतलब संस्कार कराया। किसी ने कहा कि क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन विधि से और हिंदू है तो हिंदू विधि से। हमें नहीं लगता कि ऐसे संगठन को बैन करने की कोई जरूरत है जिसकी जो मरने के बाद भी इसकी बात की चिंता कर रहा है कि इसका संस्कार गलत नहीं हो जाए, एक बात। दूसरी बात, जमाते इस्लामी के बारे में अभी ढींगरा साहब ने कहा कि जमाते इस्लामी पे भी बैन लगाता हटा, पर जमाते इस्लामी पे जाने पर तो आपने कोई बैन नहीं लगाया किसी कर्मचारी को, कोई भी कर्मचारी जा सकता है। तो जमाते इस्लामी पे जब बैन नहीं है तो आपने आरएसएस पे बैन क्यों लगाया, क्या सोच के लगाया, ये कांग्रेस ही बताएगी। तीसरा पॉइंट कि एक जो अभी नेहा जी ने बोला सिविल डिफेंस का सिस्टम, अपने देश में टोटल फौज है 12 लाख, लगभग 5 लाख पुलिस है और थोड़े बहुत स्पेशल पुलिस के लोग हैं। तो क्या 135 करोड़ की जनसंख्या में अगर कोई सिविल डिफेंस की समस्या आती है तो क्या इतनी सी पुलिस और इतनी सी फौज संभाल लेगी? नहीं संभाल पाएगी। ऐसे में एक मजबूत सिविल डिफेंस का इंतजाम करना है, ये गृह मंत्रालय भी कई बार विचार कर चुका है। गृह मंत्रालय कांग्रेस के अंडर भी, सोनिया जी के अंडर भी और मनमोहन सिंह के अंडर भी और चंद्रशेखर के अंडर भी और अटल जी के भी और मोदी के भी, तो सबके अंडर जब उन्होंने ये बात करी है, तो ऐसे में अगर किसी लड़की को राष्ट्र सेविका समिति है जो वो अपनी लड़कियों को तैयार करती है कि लाठी चलाना सीख जाएं, कोई जेंट्स को तैयार करते हैं कि आप लाठी चलाना सीख जाएं, और इतना सीखने के बाद एक भी घटना ऐसी नहीं मिलती है कि उनमें से किसी ने उस लाठी चलाने का दुरुपयोग किया है, तो इसमें गलत क्या है? अब एक बात और बोलनी थी आपसे, बस 1 मिनट का समय और है कि आरएसएस पे गांधी जी की हत्या के बाद बैन लगाया, पर क्या आप साबित कर पाए ढींगरा जी कि वो गॉडसे जो है संघ के व्यक्ति थे? नहीं थे। जो अपने धनोज जी बोल रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, आज तक आप साबित, लेकिन आपको तो कोई भी मौका चाहिए। आपने 3 बार जो बैन लगाया, तीनों बार बस मौका देखते ही बैन लगा दो। आप तो जैसे ही आपकी सरकार बनती है, सबसे पहले जो राज्यपाल होते हैं, बीजेपी और कांग्रेस में अंतर क्या है, बीजेपी वालों को उतने तगड़े तरीके डिसीजन लेना नहीं आता है। आपके बनाए हुए राज्यपाल उनके शासन में कर सकते हैं, पर उनके बनाए हुए राज्यपाल आपके शासन में नहीं काम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आप इस बात को समझिए, कांग्रेस का जो जिसे कहना चाहिए डायनेस्टी वाला सिस्टम है। डायनेस्टी का मतलब वो मत समझिए जो आपको लग रहा होगा। डायनेस्टी का मतलब कि आपका एक जो राजा वाला जो सिस्टम है ना, वो नहीं होना चाहिए। आप भी प्रजा हैं, आप प्रजा के नहीं राजा। चलिए जोहरी साहब, मैं ढींगरा साहब से जवाब ले लेता हूँ। ढींगरा साहब फिर गन वाले भी है, पिस्टल वाले भी है, सारे ही है। जी मैं ढींगरा साहब, मेरा सवाल है कुछ आपसे। जो सवाल इन्होंने उठाए, नेहा शालीन दुआ ने भी कुछ
पूछा, कुछ राजेश जौहरी साहब ने पूछा, मैं कुछ उसमें जोड़ देता हूं। एक पीएफआई संगठन भी है इस देश में, जो कई जहां दिल्ली के दंगे हुए हो, जहां जहां कुछ दंगे होते हैं, उनके लोग पकड़े गए और कहा गया कि वो आतंकवादी संगठन है, फंडिंग भी होती है उसको, लेकिन कांग्रेस उसके बचाव में आ जाती है कि नहीं भैया उनको तो बैन वैन नहीं करना चाहिए। बैन करने की जब भी बात आती है आपकी पार्टी उसके समर्थन में उतर आती है कि नहीं ये तो कोई एक धार्मिक संगठन है, क्यों इसको बैन करना चाहिए। और संघ की बात पर आप कहते हैं कि नहीं इसको तो बैन कर देना चाहिए, ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है। तो ये ऐसी विचारधारा क्यों है ढींगरा साहब? जी सुनील जी, ढींगरा साहब रिश्तेदारी जाते हैं, समझ गए? एक मिनट सुन लीजिए, जी 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 सुन लीजिए जी ढींगरा साहब, ये 54 साल पहले की घटना की बात हम कर रहे हैं। जी आप पहले समझिए इस बात जी, को। जी। 54 साल पहले जो बैन लगा था उसकी बात कर रहे हैं शायद। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बैन उस समय की क्या स्थिति थी मुझे नहीं मालूम, मैं आपको ये कहता हूँ, लेकिन इतना जरूर मुझे पता है कि जब इन्होंने गांधी जी को गोली मारी, वो गोडसे जी थे जिनको सजा हुई थी, इसी काम के बारे में सजा हुई थी शायद। आप कोर्ट की, मैं देखिए मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा ज्ञान दे दूँ आपको, मैं आपको सिर्फ जो घटना है उसका जिक्र कर सकता हूँ कि वहां पे गोडसे जी ने जो गोली चलाई थी उससे गांधी जी की हत्या हुई थी। मैं आ रहा हूँ धनुष कुमार, आपके पास आ रहा हूँ, नेहा जी आपके पास भी आ रहा हूँ, इनको कहने दीजिए। के लोग हैं, ये कौन है? जल्दी में ताकि सच्चाई बात नहीं होनी चाहिए। धनुष कुमार जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। नहीं मैं धनुष कुमार आ रहा हूँ आपके पास। ढींगरा साहब को बोलने, ढींगरा साहब कह रहे कि वो गोली चलाई थी गोडसे ने, लेकिन सर आपकी सरकार उसके बाद कई दिनों तक रही, आप साबित नहीं कर पाए कि वो संघ के स्वयंसेवक थे, आप साबित ही नहीं कर पाए, बैन हटाना पड़ा आपको। देखिए मैं गोडसे की बात कर रहा हूँ ना, मैं किसी और की बात तो नहीं कर रहा जी। गोडसे जो थे ये कभी कहते हैं कि हमारे संगठन के थे नहीं, और जब छोड़ने और जो उस समय के प्रमाण मिलते हैं उस समय ये गोडसे वाले जो है आरएसएस वाले सेम थे, एक ही उसमें थे। तो आप सर बैन क्यों नहीं लगा पाए, आप साबित क्यों नहीं कर पाए अदालतों में, आप साबित ही नहीं कर पाए, सरकार आपकी रही उसके बाद। मैं साबित नहीं कर रहा जी। कोर्ट ने गोडसे को सजा दी थी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, दी थी या नहीं दी थी, फांसी की सजा हुई थी या नहीं हुई थी, जी। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं आपने कहा कि गोडसे की विचारधारा वाली आरएसएस, फिर भी आप कह रहे हैं मैं आरएसएस का विरोध नहीं करूंगा, आरएसएस के लोग बहुत अच्छे हैं, ये कहते हैं आप सर स्टैंड तो तय कर लीजिए कि आरएसएस है क्या। चलिए मैं अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा, नेहा जी कुछ कहना चाह रही, नेहा जी बोलिए, नेहा जी कुछ कहना चाह रही। सर समय की कमी है, मैं आ रहा हूँ सबके पास। उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर ये इतने देश के हितैषी हैं, जी। भिंडरा वाला जो चाहता है पंजाब को तोड़कर बनाना चाहता है, और किसान आंदोलन में खुलेआम देखा गया भिंडरा वाला ने अपने सपोर्टर भेजे, लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया, ना कांग्रेस कभी पीएफआई का विरोध, जो कि देश में ऐसी ताकतों को, मतलब देश के हित की बातें करती है। पीएफआई सारे आतंकवादी हैं जो भी पाए गए हैं, पकड़े गए हैं, जहाँ से बंडी बिल्कुल बिल्कुल इस पे बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं। राजेश जी अंतिम कमेंट, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजेश जी, नेहा जी राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अंतिम कमेंट। जी बस एक बात और कहनी थी, ढींगरा साहब ने एक बात उठाई है कि बंगाल के चुनाव में बीजेपी का बहुत नुकसान हो गया और कहाँ का बताया उन्होंने। तो बंगाल में भाजपा को नहीं, सुनिए बंगाल में भाजपा की सीटें जितनी थी उससे कई गुना बढ़ गई, पहली बात। दूसरी बात, नहीं दो उदाहरण सुन लीजिए, दिल्ली में नहीं, दावा छोड़िए दिल्ली में। ढींगरा साहब समय कम है, राजेश जी बोलिए। एक मिनट, दिल्ली और बंगाल में आप पूरे तरीके से वाइप आउट हो गए, पर आपको अपनी चिंता नहीं है, आपको ये चिंता है कि आपको इससे खुशी मिल रही है कि बीजेपी हार गई। धनुष कुमार जी अंतिम कमेंट, बहस में समय। अंतिम कमेंट में मैं इतना ही कहूंगा, हाँ अंतिम कमेंट में इतना ही कहूंगा कि मैं मनोहर लाल खट्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही मैं तमाम भारत के सरकारों से, अरे पहले सुनिए ना भाई, मिर्ची लग जाता है इनको, तमाम भारत के सरकारें जहां भी है उन सबों से मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस जो है इस देश की नीति है, इसको समझना चाहिए। जी चलिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नेहा जी, ढींगरा जी और राजेश जौहरी जी और धनुष कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में आने के लिए। सवाल देश का है में आज हमने सवाल उठाया, कांग्रेस को क्या आरएसएस की विचारधारा से दिक्कत है? अगर सरकारी कर्मचारियों को जाने की मंजूरी मिल भी गई है, जो कि स्वैच्छिक है,
तो इसमें आपत्ति क्यों, इस पर राजनीति क्यों की जा रही है, क्यों विवाद किया जा रहा है? सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।